अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। पाकिस्तान में पायलट्स के मशकूक लाइसेंस का मामला रोज बरोज उलझता जा रहा है। एक जानिब पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA को हर दिन बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से आदादो शुमार पर अभी तक सवालात उठ रहे हैं। वफाकी वजीर एविएशन जनाब गुलाम सरवर खान ने जिस दिन मशकूक लाइसेंस का मामला उठाया, उन्होंने ये कहा था कि इन पायलट्स की तादाद 262 है, जिस पर पायलट्स एसोसिएशन ने उसी वक्त उनके आदादो शुमार पर सवाल उठाए। लेकिन फिर उसके चंद दिन बाद वफाकी वजीर अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 242 का नंबर दिया। अंडरकवर एक बहुत डिटेल्ड फोरेंसिक इंक्वायरी शुरू हुई। ये टोटल बनते हैं 236 236 इर्रेगुलरिटीज और सस्पेक्ट इश्यूज थे पायलट्स के साथ। जब ये फाइंडिंग्स आई तो ये सारों के सारों को इमीडिएटली ग्राउंड कर दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया। बहुत सारे पाकिस्तानी पायलट्स मुल्क के बाहर दूसरी एयरलाइंस में भी हैं, उनके भी जो सस्पेशन था अगर कोई था तो वो क्लियर कर दिया गया है। सो देयरफॉर ये पहले क्लियर हो जाए कि बाय द टाइम जब ये इंक्वायरी खत्म होगी इंशाल्लाह और ये चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे बहुत जल्द, ये इंशाल्लाह ये आपसे हमारा वादा है और गारंटी है कि बहुत जल्द, मैं ज़्यादा लंबा वक्त भी नहीं कह रहा कि कुछ साल लग जाएंगे, चंद महीनों में, चंद कम महीनों की बात कर रहा हूँ, सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान की इंशाल्लाह सेफ्टी वाइज दुनिया की टॉप अथॉरिटीज में आ जाएगी। पाकिस्तान पायलट एसोसिएशन की जानिब से आज दावा किया गया है कि अभी तक हुकूमत ने 242 पायलट्स के भी नाम नहीं दिए और सिर्फ 171 के नाम दिए हैं। अहम बात यह है कि गुज़श्ता रोज सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए थे, जिसके बाद इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन की जानिब से भी सवाल उठाया गया कि इस मामले की तहकीकात में इंटरनेशनल पायलट एसोसिएशन को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इस पूरे अमल पर शुबात मौजूद हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या हुकूमत ने इस मामले में जल्दबाजी की? क्या यह बेहतर होता कि इंक्वायरी मुकम्मल होने का इंतजार किया जाता, क्योंकि हुकूमत के ऐलान के बाद अब तक यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी यूरोपीय ममालिक के लिए PIA का फिजाई इजाजतनामा मुअत्तल कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट PIA को अपनी फहरिस्त से निकाल चुका है। बरतानिया 3 एयरपोर्ट्स पर PIA की परवाजें बंद कर चुका है, जबकि आज यूरोपीय यूनियन की एयर सेफ्टी एजेंसी ने तमाम 32 रुकन ममालिक को हिदायत जारी की है कि पाकिस्तानी पायलट्स को फ्लाइट ऑपरेशन से रोक दिया जाए। मलेशिया और मुत्तहिदा अरब इमारात भी यही कर चुके हैं, जिसके बाद PIA जो पहले ही खसारे में है, एक बड़े बुरान का शिकार हो चुकी है। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक PIA इस वक्त ऐसी एयरलाइन है जो हुकूमत की जानिब से माली इमदाद के बगैर मुकम्मल तौर पर फेल हो सकती है। आपको याद दिलाते चलें कि PIA 15 साल से खसारे में चल रही है और इस वक्त कौमी एयरलाइन के वाजिबात ही सिर्फ 3.8 अरब डॉलर के करीब है। ऐसे में हुकूमत के लिए कौमी एयरलाइन को चलाना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। सवाल यह हो रहा है कि क्या हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता निजकारी की जाने बढ़ रही है या PIA का खसारा असासे बेचकर और अमले में कमी करके पूरी की जा सकती है। इसी पर मजीद बात करेंगे। वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो जो पायलट्स की लिस्ट की अगर बात की जाए, जब ये मामला उठा आपने कौमी असम्बली में स्पीच की, फिर हमारे प्रोग्राम में भी आप आए उसी दिन, और आपने बताया कि 262 पायलट्स ऐसे हैं जो कि मुश्तबा जिनकी डिग्रियां या लाइसेंसेस वगैरह। उसके बाद अली जैदी साहब आते हैं, वो 240 का फिगर देते हैं। आज पायलट एसोसिएशन ने 171 का कहा है, वो कह रहे हैं कि जी 262 पायलट्स तो है ही नहीं। क्या वजह है कि बगैर तैयारी के इस तरह के ऐलानात किए गए, जिससे बाज़ाहिर ये लग रहा है कि PIA को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा? देखें जी, 262 अगर कहा गया तो सस्पेक्टेड हैं, डूबियस हैं, कोई उसमें मेजर प्रॉब्लम वाले लोग भी हो सकते हैं और माइनर प्रॉब्लम वाले लोग भी हो सकते हैं। लेकिन देखें ना, अब इससे पहले 558 जेली डिग्री वाले भी तो निकल चुके हैं, जिसमें से 17 पायलट भी हैं, 96 इंजीनियर्स भी हैं, केबिन क्रू भी है, और ये सब के सब भर्ती किस दौर के हैं? 2008 से ऑनवर्ड। उन्हें जेली डिग्रियां किसने बना के दी? उस वक्त के हुक्मरानों ने। उन्हें गलत नौकरियां किसने दी? उस वक्त के हुक्मरानों ने। इसी तरह ये पायलट्स, बात नंबर की नहीं है, बात एक पायलट है, बात 100 पायलट हो, बात तो एक असूल की है, एक सिस्टम की है
कि 170 से के मान रहे हैं, अब पाल्पा वाले मान रहे हैं, अलीज़ादी 240 कह रहे हैं। हमने एक्शन जो लिया है, कल कैबिनेट ने जो एक्शन लिया है कि 28 को तो स्ट्रेट वे टर्मिनेट किया है। एक जहाज़ पे 2 पायलट होते हैं, ठीक। 26 जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंसेस थे, वो एयर ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस लेने के लिए इम्तहान पास कर रहे थे, उन्हें डिबार करके उनके खिलाफ एक्शन 54 हो गए। 34 के ख़िलाफ़ हमने सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि 262 जो फिगर्स हैं वो तो डुबियस एग्ज़ाम्स वाले हैं, उनमें से कुछ ठीक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो देखना तो ये है कि इस रेशो से, जिस रेशो से हम जा रहे हैं कि 240 हो, 230 हो, 170 हो, कि 28 की टर्मिनेशन हो गई, 26 डी बार हो गए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो गया, 34 की सस्पेंशन हो गई, कल में भी 20 और सस्पेंशन हो जाए, 30 की और सस्पेंशन हो जाए। तो एक बंदे तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि इन लोगों के ख़िलाफ़ ये डिस्क्रिपेंसीज़ हैं। तो ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, इससे गलत रंग दिया जा रहा है। और मुझे तो अफसोस इस बात का है कि चोर को चोर कहने पे, गलत को गलत कहने पे लोग बुरा मान जाते हैं। भाई अगर किसी ने देखना डिग्री जेली नहीं, अच्छा खान साहब देखें 2-3 चीजें हैं। ये जो 262 पायलट्स आपने कहा था, मुश्तबा कहा था, देने वाला, उससे देखें ये जो EU सेफ्टी एजेंसी ने जो कुछ किया, 6 महीने के लिए PIA की फ़्लाइट्स बंद हो गई, बल्कि आज तो वो यहाँ तक बाकी यूरोपीय ममालिक को भी और वो दुनिया में ईमेलें भिजवा रहे हैं कि जो भी पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनकी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो डबल चेक की जाए और उन्हें ग्राउंड किया जाए। तो ये पूरा क्या उस वक्त तक रोका नहीं जा सकता था कि जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हो जाती, हमें एग्जैक्टली पता चल जाता कि 25 पायलट्स हैं या 262 हैं, ये उनके नाम है, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है, तो कम से कम जो नुकसान PIA को पहुंचा उससे बचा जा सकता था। PIA को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सारी दुनिया में एविएशन ऑपरेशन सस्पेंडेड है, PIA के एविएशन ऑपरेशन सस्पेंडेड हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ। इस दौर में अगर हम अपनी चीज़ों को, इंक्वायरी तो 2018 की चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का सू मोटो एक्शन इससे पहले का है, सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो एक्शन पे स्क्रीनिंग इससे पहले हो चुकी है। 233 तो हमने निकाले हैं, रिमेनिंग तो पिछले दौर में भी निकल चुके हैं। तो ये तो सफाई का अमल पहले का शुरू हुआ। यहाँ तक यूरोपियन यूनियन सेफ्टी एसोसिएशन का लेटर का ताल्लुक है, जनाब की इतला के लिए अर्ज़ है और इस कौम की इतला के लिए भी अर्ज़ है कि PIA का तो हशर नशर ही इनके अदवार में हुआ कि अंडर ऑब्जर्वेशन उन्होंने रखना ही 2007-8 से शुरू कर दिया। 2008 से लेकर 2009 तक जब B-74 जम्बू जेट उड़ा करते थे और A310 बस एयरबस उड़ा करती थी, उस वक्त भी 2 साल के लिए ऑपरेशन सस्पेंड हुआ। ये ऑब्जर्वेशन तो 2014 में भी आई, 16 में भी आई, 17 में भी आई, 19 में भी आई। जो उनके कंसर्न थे 6 पॉइंट्स थे, 5 हमने एड्रेस किए, 1 रिमेनिंग था। पायलट्स की इंक्वायरी इससे पहले की चल रही थी, वो तो हमारी फरवरी 2019 से चल रही थी, हम तो ये सारा प्रोसेस कर रहे थे। फिर ये मीनवाइल एक्सीडेंट भी हो जाता है, एक्सीडेंट के साथ पायलट एरर भी सामने आ जाता है। फिर ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होता, 2010 से ऑनवर्ड 5-6 एक्सीडेंट हो जाते हैं और सारों में पायलट एरर सामने आता है। तो अगर कोई गलत हो रहा है और हम छुपाते फिर नहीं हमारे लोग बड़े ठीक हैं, जबकि 2 नंबर तरीके से लाइसेंस हासिल करने वालों के खिलाफ ये तो इतना बड़ा सीरियस क्राइम है कि ऐसे लोगों को तो स्पेयर नहीं करना चाहिए। तो बजाय इसके कि लोगों के साथ हमदर्दी, ये तो हम जो कुछ कर रहे हैं लोगों की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं PIA की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ना PIA को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लाइसेंस हैं, फेक डिग्रीज हैं, उन्हें तो बिल्कुल मिनट भी स्पेयर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर PIA की सस्पेंशन हुई, EU ने जो पाबंदियां वगैरह लगाई, उससे जो बाकी एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े पाकिस्तानी हैं उन पर उसका इतना असर नहीं पड़ा।
था, क्योंकि आप देखें काफ़ी सारे ममालिक ऐसे हैं, एयरलाइंस ऐसी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तानी क्रू को, या क्रू को तो नहीं, ज़्यादातर पायलट्स को जो है वो बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। और यही इसमें टेक्निकल बात यही है कि ये इंक्वायरीज कंप्लीट हो जाती और हमें पता चल जाता कि ये 100% ये लोग जो हैं इनकी डुबियस है या फेक डिग्रीज हैं, फिर आप बेशक उसका ऐलान कर देते। एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की हैसियत से हमें जो है हम सामने आते कि देखिए एक मसला था, चाहे वो जिसके अखबार में था, मसला उन्होंने आइडेंटिफाई किया, सॉर्ट आउट किया। मैं स्टिल रिस्पॉन्सिबल हूँ। चोर को चोर कहना मेरा हक है, जेली को जेली कहना मेरा हक है, गलत को गलत कहना मेरा हक है, गलत को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है, चोर के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो बायर पायलट्स है, मैं थोड़ी सी आपकी इतला के लिए भी और बाकी व्यूअर्स की इतला के लिए भी, कि जैसे यूएई में हमारे 54 पायलट्स काम कर रहे थे, 48 की क्लियरेंस उन्होंने हमें लिस्ट भेजी, 48 की क्लियरेंस करके हमने भेज दी। वियतनाम एयरलाइन में 11 काम कर रहे थे, 9 पायलट्स क्लियर थे आउट ऑफ 11, वो उसकी क्लियरेंस हमने करके भेज दी। बहरीन एयर में, गल्फ एयर में 3 काम कर रहे थे, 2 की क्लियरेंस करके हमने भेज दी। सिविल एविएशन मलेशिया में 14 कर रहे थे, ऑल हैव बीन क्लियर्ड। टर्किश एयरलाइन में 19 काम कर रहे थे, 18 हैव बीन क्लियर्ड। हांगकांग में 3 कर रहे थे, 2 हैव बीन क्लियर्ड। तो सर ये देखें ना, अभी अगर स्क्रीनिंग का प्रोसेस ना होता तो पता चलता कि ये आउट ऑफ 10 2 गलत है, आउट ऑफ 15 3 गलत है। तो ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस, और इन हालात में जबकि सारी दुनिया में एविएशन प्रोसेस ऑपरेशन सस्पेंडेड है, तो अगर हम सफाई कर रहे हैं, अपने हाउस को ठीक कर रहे हैं और जो गलत है उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोगों की सेफ्टी हमारे लिए मुकद्दम लोगों की सेफ्टी है। पाकिस्तान की नेक नामी है, अदारे की नेक नामी है कि इसमें कुछ गलतियां थीं जो हमने ठीक की हैं। तो हमारी गवर्नमेंट तो है ही रिफॉर्म गवर्नमेंट के ठीक गलत चीज़ों को ठीक करना, रिस्ट्रक्चरिंग करना। लोग कहते हैं कि आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम तो प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। हमारे तो बिजनेस प्लान में है कि 30 के फ्लीट को हमने 45 पे लेके जाना है। ठीक, अच्छा ये बताइए 15 साल से तकरीबन अगर नज़र दौड़ाई जाए खसारे में चल रही है। इस वक्त पीआईए की वाजिबात जो हैं वो 3.8 अरब डॉलर के करीब हैं, और अगर हुकूमत बेल आउट पैकेजेस देना बंद कर दे तो पीआईए तो चल ही नहीं सकती। तो वे फॉरवर्ड इसका क्या है? क्या वक्त आ चुका है कि सियासी वाबस्तगियों से सारी पार्टियां मिलकर इस पर उससे बालातर होकर ये एक फैसला करें कि अगर इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर साल अरबों जो हैं हम ओवर स्टाफ्ड हैं। पीपल्स पार्टी ने भर्तियां की, नून लीग ने भर्तियां की, ऐसे लोगों ने भी भर्तियां की जो अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उस वक्त उनका हिस्सा थे। ये कब तक ये मामला चलता रहेगा और कब तक हम जो है, आज अगर आप उसकी प्राइवेटाइजेशन का ऐलान करें, नून लीग पीपल्स पार्टी मुखालफत कर देगी क्योंकि पीटीआई कर रही है। कल को नून लीग कर रही थी तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने उसकी मुखालफत की थी। वाहिद हल इसका क्या प्राइवेटाइजेशन है? और प्राइवेटाइजेशन करना आसान है? कोई कार्ड्स पे है प्राइवेटाइजेशन पीआईए की? देखें, जब इतनी बिलियन का खसारा हो तो कोई पीआईए को लेना पसंद करेगा? यार, गलत को गलत कहना, सही को सही। अगर आप बैलेंस शीट देखें 2000 ऑनवर्ड, 2000 से पीछे चले, 2008 से पीछे जाएंगे तो खसारा कम था, 2008 से आगे आएंगे तो ग्रेजुअली खसारा बढ़ रहा है। अब इस खसारा किस दौर में बढ़ा? 2008 से लेकर 2013 तक, 13 से लेकर 2018 तक खसारा बढ़ा। हमने तो 2080 से ऑनवर्ड खसारा, जो कि 4 बिलियन रुपीस पर मंथ था, रेवेन्यू इंक्रीज़ किया और एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ किए, और उससे खसारा हमारा कम होके 1 बिलियन रुपीस पे आ गया। तो ये तो कोरोना की वजह से अब फिर खसारा हमारा बढ़ना शुरू हो गया। तो हम तो चीज़ों को ठीक कर रहे थे और हम ठीक करके दिखाते। अब स्टील मिल, अगर स्टील मिल को आप देखें 2008 तक प्रॉफिट में आती सेफ्टी एजेंसी की स्टील मिल 2013 तक खसारे में जाती है, 14 से 18 तक खसारा इतना बढ़ जाता है कि उसे बंद करना पड़ जाता है। तो ये क्यों नहीं कहते कि उनकी बैड गवर्नेंस थी, ये चोर थे, करप्ट थे, बददयानत थे,
और इन्होंने बुरे तरीके से अदारों को पोलिटिसाइज किया, अदारों को तबाह बर्बाद किया। ये कहते हुए हमें क्यों शर्म आती है, क्यों हचकचाहट होती है कि हम चोर को चोर ना कहें, डाकू को डाकू ना कहें, बददयानत को बददयानत ना कहें, जिन्होंने दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा है उन्हें मुल्क का दुश्मन ना कहें, तो और क्या कहें उन्हें, हम क्या कहें? मुझे तो ये समझ नहीं आती। मुझे तो अपने इस मुल्क से मोहब्बत है, अपने मुल्क के अदारों से मोहब्बत है। अच्छा ठीक है, डेमोक्रेसी के नाम पे हर अदारे को पोलिटिसाइज किया गया। देखे ना, PIA में पायलट अगर जेल ही है, हमारे डॉक्टर्स जेल, तो ये दुख की बात है, अफसोस की बात है। और आदिल देखें कितने दुख की बात कि 10 सालों में 11 चीफ एग्जीक्यूटिव तब्दील होते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव किसके कहने पे तब्दील होते हैं? जो जेली डिग्रियों पे भर्ती होते हैं, उनके कहने पे चीफ एग्जीक्यूटिव। यहाँ तो पटवारी के रिकमेंडेशन पे DC तब्दील होते रहे, कमिश्नर तब्दील होते रहे। इस जालमाना तरीके से बेदर्दी के साथ अदारों को पोलिटिसाइज और तबाह बर्बाद किया गया। तो खुदारा इन चोरों को तो डिफेंड ये कौम ना करे ना, इन बददियानतों को तो ये कौम डिफेंड तो ना करे ना। ठीक, तो अच्छा खान साहब ये बताइएगा मुख्तसरन, एक आपसे पॉलिटिकल सवाल भी करना है। सपोर्ट करना चाहिए और कौम को भी सपोर्ट करना चाहिए। के पास हम मुहब्बे वतन लोग हैं और अदारों की बेहतरी पे यकीन रखते हैं। ठीक है, ठीक। EU सेफ्टी एजेंसी के पास अपील कर दी गई है, कब कर रहे हैं मुख्तसरन बताइएगा, फिर एक सियासी सवाल आपसे करना है। ये कंसल्टेशन जी हमारी अटार्नी जनरल से भी और लॉ डिपार्टमेंट से भी जारी है। हमारे पास 2 माह का टाइम है, लेकिन हम जल्द अज जल्द अपील में जाएंगे। और इंशाल्लाह परसों हमारी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि अरेंज की है जर्मनी में हमारे एम्बेसडर फैसल उनका नाम है, और इनके आसा का हेड ऑफिस भी जर्मनी में ही है, उनका एक फ़ॉरेन ऑफिस का और हमारे उस एम्बेसडर का एक अहम रोल है। तो परसों इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होगी, और जो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, उन्हें हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और अपील भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि जुलाई में अपील कर दी जाए, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये ऑपरेशन जो है ये दोबारा शुरू हो जाएंगे। ठीक। अच्छा खान साहब, -1 और -3 की बातें हुई, फिर कल एक वड़ाइच साहब ने कॉलम भी लिखा और इशारा किया कि शायद परवेज़ खटक साहब जो हैं वो मुतबादिल होंगे इमरान खान साहब के। कल शायद आपकी उनसे मुलाकात भी हुई है। ये क्या चल रहा है, क्यों ये -1 की जो बहस है ये ख़त्म नहीं हो रही? ख़ुद हुकूमती वज़ीर और मुशीर जो हैं महफिलों में ये बातें कर रहे हैं, तो हुकूमत लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ उस तरफ चे में गोइयाँ वैसे ही नहीं हो रही। ये किसी की बेपर की उड़ाई हुई है। और अगर आदिल आप देखें, मेरा और आपका एक अगर तल्लुक़ भी है और उसमें बड़ी फेयरनेस भी है, और मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूँ कि कहीं इसका वजूद है ही नहीं, हकीकत से इस बात का ताल्लुक़ है ही नहीं। कोई -1 फार्मूला कहीं नहीं चल रहा, कोई मुतबादल के तौर पे किसी का नाम नहीं लिया जा रहा। कभी असद उमर को कहा जाता है कि वो मुतबादल हैं, कभी शाह महमूद को कहा जाता है वो मुतबादल हैं, कभी कहा जाता है कि परवेज़ खटक मुतबादल हैं। उसका मुतबादल PTI में है ही नहीं। ये मैं एक बड़े वाज़े अंदाज में और एक हकीकी बात आपको बता रहा हूँ कि ना कोई कंसिडरेशन है, ना कोई इस बात की, कहीं इस बात का कोई वजूद है। मैं खुद सिस्टम का हिस्सा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आती कि एक अनहोनी बात होनी हो जाती है, डिस्कशन में आ जाती है, लोग इसे मौजू को ज़ेर बहस बना लेते हैं, और इवेंट ऑफ द डे होता है जी कि आज फ़लाँ ने ये कह दिया तो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। कतन कुछ नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह ताला सिस्टम भी इंटैक्ट है, गवर्नमेंट भी इंटैक्ट है, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, और इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत, ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरा भी करेंगी। और ये हकीकत मैं आपको कह रहा हूँ, अनसर्टनिटी कौमों के लिए ज़हर कातिल होती है, सरतान की तरह होती है, और जानबूझ के ये बेयकीनी की कैफियत पैदा की जाती है, अनसर्टनिटी पैदा की जाती है कि हुकूमत ठीक काम न करें, अदारे ठीक काम न करें। और जो लोग भी इसके मुवज्जिब हैं और जो लोग इसके पीछे हैं, मैं समझता हूँ कि वो लोग तो मुल्क दुश्मनी के भी मुर्तकिब होते हैं कि जिस बात से मुल्क
मुतासर हो रहा हो, मुल्क को नुकसान हो रहा हो, वो मैं समझता हूँ कि वो बात मुल्क दुश्मनी पर मबनी होती है। और जिस चीज़ का हकीकत के साथ कोई तल्लुक़ ना हो वो बात करनी भी नहीं चाहिए। और मैं बड़े वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि इन सारी बातों का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। गुलाम सरवर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद ओपोजिशन की सियासत की भी बात करेंगे। कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की चेयर में गोइयां हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं। एहसन इकबाल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनके सामने ये सारे सवालात हम रखेंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क के मौसमी दर्ज हरारत के साथ साथ सियासी दर्ज हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हुकूमत अपनी मुद्दत के 2 साल की तकमील की जानिब बढ़ रही है, वैसे वैसे हुकूमत से मुतालिक क़यास सराइयों और अफवाहों में भी तेज़ी आती जा रही है। कभी -1 की सदाएं बुलंद होती हैं तो कभी इन हाउस तब्दीली और मुतबादिल मिल जाने की सरगोशियाँ होती हैं। ये बात भी वाज़ेह है कि हुकूमत अपनी कमज़ोर गवर्नेंस और मईशत को मुस्तहकम ना किए जाने के बायस मुसलसल दबाव और शदीद तनकीद की जद में है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद अहम पॉइंट यह है कि ओपोजिशन भी ना ही हुकूमत को कमजोर कर पाई है और ना ही खुद को बतौर मुतबादिल पेश कर पाई है। हर सियासी और पार्लिमानी चैलेंज में ओपोजिशन की सर तोड़ कोशिशों के बावजूद हुकूमत फतेयाब होती रही, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल हालिया बजट की इंतहाई बासानी मंजूरी है। ओपोजिशन की इस मुंतशिर और कन्फ्यूज सियासत का इदराक 2 बड़ी ओपोजिशन जमातों को हो ना हो, उस ओपोजिशन जमात को जरूर है जिसने तमाम ओपोजिशन जमातों को एक पेज पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की और बार बार ओपोजिशन की गैर यकसू सियासत का गिला भी किया। मेरे ख्याल में अपोजिशन की बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर सकी हैं कि जो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हों। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ तो बड़ी पार्टियां तकसीम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तो बड़ी पार्टियां तकसीम, सेनेट चेयरमैन के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आया तो उनके मेंबरान गए। आखिर वक्त तक हमें पता नहीं चल रहा था। मौलाना फजलुर रहमान मायूस लग रहे हैं। गुज़श्ता 2 बरसों से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह का किरदार अदा किया उससे वो इंतहाई नाराज हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ओपोजिशन के पास एक नया मौका हाथ आया है। इस नए मौके के इम्कान का इजहार भी दिलचस्प तौर पर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही -1 की डिबेट का पेंडोरा बॉक्स खोल के किया। इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। मैं फिर से ये आपको सबको ये कह दूं कि कभी भी इस हमारी जमात को, हमारी गवर्नमेंट को कोई नहीं गिरा सकता जब तक कि हम अपने नज़रिए पे खड़े रहें, अपने प्रिंसिपल पे। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता। आप आज हैं कल नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान के बाद -1, -3, -161 और -ऑल की ना खत्म होने वाली बहस छिड़ चुकी है। ना हम आखिरी चॉइस हैं ना हम -1 है, लेकिन अगर माइनस की बात आई तो फिर -3 होगा। जहाँ तक ये -1, -3 हैं, ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो अफराद -1, -3 की बातें कर रहे हैं ये उनसे सवाल करें, क्योंकि ये -1 तो हम हमेशा सुनते आए हैं। -1 जमात के अंदर होता है और इमरान खान साहब ने कह दिया कि ना कोई चॉइस है और ना कोई -1 होगा। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। मैं तो ऑल माइनस की बात करता हूँ, 1 और 2 से कोई फर्क नहीं। जाहिर है जी कि उसके बाद तो डाउनफॉल शुरू हो गया था उनका जी, और अब तो इंशाल्लाह इनकी किश्ती डूबने के करीब है। मेरे ख्याल में इज्जत से मुस्ताफ़ी हो जाए तो बेहतर होगा। और नाज़रीन, अब इस बहस को अमली जामा पहनाने के लिए अपोजिशन एक बार फिर मुतारिक और मुत्तफिक होने की कोशिश ज़रूर कर रही है। एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की तैयारी का फैसला सामने आया है। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन की APC बुलाने की ख्वाहिश का इजहार किया था और ये उम्मीद कर रहे थे कि शहबाज शरीफ के कोरोना का मनफी टेस्ट आने के बाद फौरी तौर पर इसका इनेकाद किया जाएगा।
हमारा ख्वाहिश ये था कि हम ये APC बजट पे ये इससे पहले हो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का सेहत अब तक उसका वो टेस्ट रिज़ल्ट नहीं आया है, तो अब तक हमने अपना जो जॉइंट जो मईशत पे पूरा ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन हमारा प्लान में, हमारा प्रोग्राम में ये भी है कि इंशाअल्लाह अगला हफ्ता जैसे ही शहबाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाता है हम सब कोऑर्डिनेट करके अगले ही हफ्ता में अपना APC का भी प्लान है। बिलावल भुट्टो को उनकी इस पेशकश पर जवाब का इंतजार था, जो बिल आखिर आज मिल गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बढ़ते फासलों की क्यास आराइयों की नफी कर दी है। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से फोन पर रब्ता करके मुस्तकबिल में अपोजिशन के मुश्तरका लाए अमल और APC पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अहम सवाल यह कि अपोजिशन की यह कोशिश कितनी कामयाब रहेगी और माजी की तमाम कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए क्या अपोजिशन इस बार हुकूमत की जड़ें हिला पाएगी। इस पर तफसीली बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। -1 से ये गुफ्तगू शुरू हुई, शेख रशीद साहब -3 पे ले गए, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि जी -160 होगा। ये डिबेट तो अपनी जगह, लेकिन अगर -1 हो या -160 हो, अगर ये हो भी जाता है तो ओपोजिशन कितनी तैयार है? प्लान ओपोजिशन के पास क्या है? अभी तक तो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे अभी तक आए नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं नजर आ रही। अगर हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा तो ओपोजिशन भी कुछ इतनी इनकरेजिंग कोई आपके पास हिकमत अमली है नहीं। मौलाना साहब आप दोनों से नाराज हैं, पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से भी। अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होनी है, लेकिन कोई कंक्रीट चीज नहीं है। कल को इमरान खान नहीं है तो व्हाट्स नेक्स्ट? कुछ प्लान? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम माजी में देख चुके हैं कि -1 किसी एक लीडर को उसकी पार्टी से अलहदा करने की बात जो है वो कोई वर्केबल नहीं है। तो मेरे नज़दीक तो इस वक्त जो चीज़ माइनस होने वाली है वो नालायकी है और नाअहली है। पाकिस्तान ने इस हुकूमत की नालायकी और नाअहली की बहुत बड़ी कीमत चुका दी है। 2 साल में हमारी मईशत तबाह हो चुकी है। 2 साल में बदतरीन हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन देख रहे हैं। 2 साल के अंदर हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो गई है। कश्मीर की सूरत आपके सामने है। हम इस काबिल भी नहीं रहे कि दुनिया की वाहिद एटमी इस्लामी मुमलकत होने के बावजूद इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इजलास नहीं बुला सके, वज़रा ख़ारजा का इजलास नहीं बुला सके। और 1 साल हो गया है कश्मीर के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत है वो उसी तरह चल रही है। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ बहरान आए हैं उनसे निपटने में हमने देखा है, चाहे वो पोलियो का वबा थी, चाहे वो डेंगू थी, चाहे वो टिड्डी दल है, चाहे वो कोरोना है, हुकूमत हर जगह नाकाम हो रही है। उसको कोई इंतज़ामी समझ नहीं आ रही। फिर इंतज़ामी मशीनरी देखिए कि हर सेक्रेटरी 6 महीने में 4-4 दफ़ा बदल रहा है, 3-3 दफ़ा बदल रहा है। पंजाब के अंदर तो एक म्यूजिकल चेयर चल रही है जो वज़ीर आला साहब की डिवीज़न है। 2 साल में 6 कमिश्नर बदल गए हैं, 5 डिप्टी कमिश्नर बदल गए हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के 9 सेक्रेटरी बदल चुके हैं 2 साल में। इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह तो आप अपने घर के मुलाजिम भी नहीं बदलते जिस तरह ये सीनियर अफसरों के तबादले कर रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त एक बहुत बड़ा गवर्नेंस का बहरान पैदा हो गया है। इंतज़ामी जो फैसला साजी है वो मफलूज हो गई है। फिर हुकूमत को कोई रोड मैप नहीं है, कोई इनकी डायरेक्शन नहीं है, ना इनके पास कैपेसिटी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब हमें इस नाअहली और नालायकी को माइनस करना है। लेट्स सपोज जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मुल्क नहीं चल रहा, लेकिन सवाल यही था कि मुल्क चलाने के लिए ओपोजिशन के पास भी कोई हिकमत अमली सामने नजर नहीं आ रही है। एक पार्टी कह रही है इन हाउस चेंज मानेंगे, एक कह रही है नहीं मानेंगे, एक पार्टी कह रही है नहीं जी मिड टर्म इलेक्शंस होने चाहिए। कल को अगर इमरान खान नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ माइनस करना पड़ेगा तभी मुल्क चल सकेगा, तो होगा क्या? मतलब क्या हम दोबारा से गैर सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ चले जाएंगे? मईशत हमारी और ख़राब हो जाएगी? ऐसे तो नहीं चलेगा ना। कुछ तो होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी ऑन पेपर होनी चाहिए आपके पास, पीपल्स पार्टी के पास। इसीलिए हमारी जमात का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। ये जो कंस्ट्रक्ट है ना, जो 2018 में इलेक्शन के नतीजे में RTS सिस्टम बैठा, फिर जो असेंबली की नुमाइंदगी बनी, ये एक बहुत गैर फितरी है।
और इसके अंदर किसी के पास ये सलाहियत नहीं कि वो एक मजबूत मुस्तहकम हुकूमत बना सके। अगर इस असेंबली के अंदर कोई इन हाउस चेंज ऑप्शन हो सकती है तो वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि वो 2-4 महीने के लिए इस्लाहात की एक ट्रांजिशन हुकूमत हो जो इलेक्शन की तरफ लेकर जाए, वगरना इस असेंबली के अंदर से जितना स्प्लिट मैंडेट है एक मुस्तहकम हुकूमत बनाना अमलन नामुमकिन है। इसलिए हम हमेशा से बड़े क्लियर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना चाहते हैं, इन मसाइल को हल करना चाहते हैं, तो जो मुस्तकिल देरपा इलाज है वो नए फ्रेश फेयर एंड फ्री इलेक्शन है और उसी की तरफ हमें जाना पड़ेगा। अब इस सिमत में जो हुकूमत के दो इलाइज हैं, MQM और काफ लीग, इन दोनों का बहुत अहम किरदार है, चूंकि इन्हीं की फराहम करदा ऑक्सीजन के जरिए ये हुकूमत इक्तदार में बरकरार है। जब तक ये दोनों उसकी मदद करते रहेंगे असेंबली के अंदर उसे अददी बरतरी हासिल रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो लम्हा आ रहा है कि जहां MQM और काफ लीग भी पाकिस्तान के अवाम की उस तकलीफ को महसूस करेगी, मुल्क की इस तबाही को देखेगी और वो नजर सानी पे मजबूर होगी कि वो किस हद तक इस नाअहली और इस नाकामी के साथ चल के अपना सियासी मुस्तकबिल भी PTI की कश्ती में डाल रहेंगे। अब तो आप देखिए उनके अपने MNS चीख रहे हैं कि जितनी करप्शन आज के दौर में, इस हुकूमत के दौर में हो रही है, उन्होंने कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी थी। ये वो हुकूमत है कि जो ठीक है, यहाँ पे एहसन इकबाल साहब इंटरप्ट आपको करूंगा, सॉरी। मैं ये जो इंतखाबात का मुतालबा है ये पीपल्स पार्टी की जानिब से क्यों नहीं सामने आ रहा? सिंध में उनकी गवर्नमेंट है, सिंध में वो, और गवर्नेंस के लिहाज से हमने कोरोना में भी देखा जिस तरह मुराद अली शाह को तारीफें की गई, सबने की। इस्लामाबाद से पहली दफ़ा कहीं पीपल्स पार्टी ने कोई अच्छे काम किए तो यहाँ पे एंकर्स ने बैठकर उनकी आखिरकार तारीफें करना शुरू कर दी। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी नए इंतखाबात की बात नहीं कर रही, सिर्फ मुस्लिम लीग नून कर रही है। तो यही मैं कह रहा हूं कि एक पेज पर नहीं है अपोजिशन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए हमने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर है और बहुत जल्द उसका इनेकाद भी इंशाल्लाह होगा। आज शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो साहब से भी इस हवाले से बातचीत हुई है। इसका मकसद ये है कि सारी ऑपोजिशन जमातें एक पेज पर आएँ और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे। उन्होंने यही जो आपने खदशा दिया है उसके ऊपर उनसे सवाल जब किया गया, उन्होंने कहा कि अगर तमाम ऑपोजिशन जमातें मिलकर नए इंतखाबात का मुतालबा करती हैं तो हमें उस पर कोई इख्तलाफ नहीं होगा, हम उसकी हमायत करेंगे। लिहाजा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो यही है कि हम सब मिलकर एक कॉमन एजेंडे पर आएं और मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए कोई कौम की रहनुमाई के लिए मुत्तफिका लाएअमल इख्तियार करें। तो एहसन इकबाल साहब, ये कहना फिर क्या दुरुस्त होगा कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है वो उसका मेन एजेंडा यही होगा कि एक मुत्तफिका एक मतअमली बनाई जाए और मुत्तफिका फिलहाल जो नज़र आ रहा है, जिस आपकी बातों से अंदाज़ा हो रहा है कि वो नए और शफाफ इंतखाबात का जो है वो मुतालबा होगा? देखिए, आज जो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बातचीत हुई है उसमें यही इत्तफाक किया गया है कि जो अपोजिशन जमातें हैं इनके सीनियर लीडर्स का एक फौरी तौर पे वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाने के लिए एक एजेंडा सेटिंग भी करे और तजावीज़ भी लीडरशिप के लिए तैयार करे, जिससे जो लोगों को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से तवक्कुआत हैं वो पूरी हो सकें। ऐसा ना हो कि उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद किसी किस्म की लोगों में मायूसी जाए। तो इसके लिए हम सब ऑपोजिशन जमातें आपस में राब्ते में हैं और अगले चंद दिनों के अंदर हमारे जो कायदीन हैं वो आपस में मिलकर एक एजेंडा सेटिंग करेंगे ताकि जो हाईएस्ट लेवल पे ऑपोजिशन लीडरशिप जब मिलेगी तो उसकी जो सिफारिशात हैं, उसका जो फैसले हैं वो कौम में एक उम्मीद पैदा करें और मुल्क को इस बहरान से निकालने का कोई हल तजवीज़ करें। एहसन इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, बड़ी अहम बातें की एहसन इकबाल साहब ने। देखना ये होगा कि क्या ओपोजिशन माजी के बरक्स, माजी में भी ये कहा गया कि एक प्लेटफॉर्म पर हम आ गए हैं, चाहे वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो उनके नतीजे हमने देख लिए, उससे पहले सदारती इंतखाबात हों, अभी बजट में आप देख लें, तो अब ये एक असर नो एक नया चैलेंज ओपोजिशन के सामने आया है कि कैसे वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर अगर नए इंतखाबात का मुतालबा कर देते हैं तो फिर
सियासी सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो सकती है। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको पंजाब लिए चलेंगे कोरोना वायरस के हवाले से कि वहाँ पर जो टेस्ट हैं वो क्यों बड़ी तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा में ज्वाइन करेंगी हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में नए कोरोना केसेस की तादाद में नुमाया कमी आ रही है, जो कि मस्बत बात है, लेकिन साथ में कुछ खदशात और सवालात अभी भी मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क में कोरोना से मुतासर होने वालों की कुल तादाद 2,37,000 है, जिनमें से सिर्फ 91,000 इस वबा में मुब्तला हैं, जबकि बाकी सेहतियाब हो चुके हैं। 5,000 के करीब अमवात हो चुकी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों पर अगर नजर दौड़ाई जाए एक बार फिर 3,000 से कम केसेस सामने आने के बाद हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली को कामयाब करार दिया जा रहा है और स्कूल खुलवाने पर गौर हो रहा है। आज एक इजलास में विफाकी वजीर शफकत महमूद की सरबराही में चारों सूबों ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अगर हालात इसी तरह बेहतरी की जानिब जाते रहे तो 1 सितंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या यह फैसला करने में जल्दी तो नहीं की जा रही, वो भी एक ऐसे वक्त में जब ईद उल अज़हा आने वाली है और खुद हुकूमत के मुताबिक कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है। इससे पहले भी ईद उल फितर भी आपको याद होगी, कोरोना के बाद जो वजह से जो आयत पाबंदियां थी उसमें नरमी कर दी गई थी, जिसके बाद कोरोना केसेस की तादाद अचानक बढ़ी और उस वक्त भी हुकूमती आदाद शुमार और अंदाजे इतने दुरुस्त साबित नहीं हुए थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कम केसेस के हुकूमती आदाद शुमार जो हैं वो काबिल भरोसा हैं या नहीं, क्योंकि अपोजिशन रहनुमा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से आज एक बार फिर कम टेस्टिंग पर सवाल उठाया गया और इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत कोरोना केसेस को छुपा रही है। हकीकत क्या है ये जानने के लिए हमने हुकूमती आदाद शुमार का जायजा लिया जो आपके सामने रखते हैं। उससे हमें मालूम यह हुआ कि इस वक्त हुकूमती दावों के मुताबिक जितनी टेस्टिंग की सलाहियत है यानी कैपेसिटी है उसका सिर्फ 42% इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 71,000 टेस्ट की सलाहियत मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन गुज़श्ता 18 दिनों के नताइज के मुताबिक औसतन रोजाना की बुनियाद पर टेस्टिंग में कमी वाक़या हो रही है और गुज़श्ता एक हफ्ते के नंबर्स के मुताबिक मुल्क भर में औसतन सिर्फ 23,000 टेस्ट हो रहे हैं और सबसे नुमाया कमी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में देखी गई। गुज़श्ता 5 दिनों में सिंध और पंजाब में टेस्टिंग का हमने मुआवजना किया जो आपके सामने रखते हैं कि 7 जुलाई को सिंध में 9,300 जबकि पंजाब में सिर्फ 7,600 टेस्ट हुए। 6 जुलाई को सिंध में 12,400, पंजाब में 7,116 टेस्ट हुए। फिर 5 जुलाई को सिंध में 10,705, पंजाब में 7,300 टेस्ट हुए। 4 जुलाई को सिंध में 10,700 टेस्ट और पंजाब में 7,000। इसी तरह 3 जुलाई को सिंध में 10,027 जबकि पंजाब में वही 7,196 टेस्ट हुए। इससे पहले भी एक हफ्ते में टेस्टिंग की सूरत हाल तकरीबन ऐसे ही थी। ऐसा क्या किसी हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है या कोई और मामला है? ये सवाल जब हमने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा के सामने गुज़श्ता हफ्ते रखा तो उनका जवाब ये था कि लोग अब खुद टेस्ट जो हैं वो कम करवा रहे हैं। बावजूद इस ख्वाहिश और कोशिश के पाकिस्तान में टेस्टों की जो रोज़ाना की जो है मिक़दार वो कम हुई है। जब आउटब्रेक होता है तो वो एक ख़ास स्टेज पे पहुंच के लोग ज़रा थोड़े से इसके बारे में वो बाइल्म भी हो जाते हैं और उनके रवैये में भी तब्दीली आ जाती है कि टेस्ट करवाएं या ना करवाएं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर घर में एक शख्स को है बाकियों को भी हो सकता है तो अब इतने पैसे क्यों खर्च करें। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा यह है कि जब किसी इलाके का लॉकडाउन किया जाए तो वहां रैंडम टेस्टिंग की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इससे भी अहम सवाल यह है कि कम टेस्टिंग के नतीजे में नए केसेस की शरह में कमी को फिर बड़े पैमाने पर पॉलिसी साजी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हीं तमाम सवालात पर बात करेंगे। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि हमने केपी के हेल्थ मिनिस्टर से भी बात की, सिंध के हेल्थ मिनिस्टर से भी बात की, उनके अपने अपने रीजंस हैं। क्या वजह है कि टेस्टिंग में हम मुसलसल मुतवातिर देख रहे हैं कि कमी वाक़या हो रही है? क्या लोग अब टेस्ट करवाने नहीं रहे? क्या कोरोना कम होता जा रहा है या कुछ और मामला है कि पंजाब में टेस्टिंग जो है कैपेसिटी तो हमारी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन उतने टेस्ट हो रहे नहीं हैं सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक?
देखिए मेरा ख्याल है जो एडवाइजरी है, हेल्थ एडवाइजरी, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस वक्त एडवाइस करती है, वो कहती है कि आप सिम्टोमेटिक केसेस करिए टेस्ट, और उसके बाद उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। उन्हीं बेसिस पे अगर आप देखें तो तादाद केसेस की कम हुई है। तभी अगर आज पंजाब में 60% बेड्स जो हैं वो खाली हैं, जो हमने कोरोना के लिए मखसूस किए हुए थे, इसका मतलब है कि तादाद मरीज़ों की, उन्हीं बेड्स पे पहले भी मरीज़ आते थे, अगर अब उन पे बेड्स पे मरीज़ नहीं आ रहे तो इसका मतलब है तादाद मरीज़ों की कम हो रही है। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट भी फैक्टर है कि पहले हम ज़्यादा टेस्ट इसलिए भी कर रहे थे कि बाहर के मुल्कों से जो फ़्लाइटें आ रही थी, उन फ़्लाइटों के सारे पैसेंजर्स जो थे उनका टेस्ट होता था, टेस्ट होने के बाद उनको फिर घर जाने दिया जाता था। और फिर अब इस वक्त जो एडवाइजरी है वो ये है कि हमें उनकी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है उनको घर जाने दीजिए, 14 डेज़ की क्वारंटीन उनको एडवाइस करें, तो दैट इज़ अनदर ग्रुप विच इज़ नॉट बीइंग टेस्टेड। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि हम टेस्ट इसलिए भी किया करते थे कि जितने, अगर एक मरीज़ पॉजिटिव आया है तो उसके जब तक 2 टेस्ट नेगेटिव नहीं आते थे हम उसको नेगेटिव करार नहीं देते थे। अब जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि कई दफ़ा डेड वायरस जो है वो भी अपने आप को रिफ्लेक्ट करती रहती है एज पॉजिटिव। तो अगर एक मरीज़ है और सिम्टमलेस है 10 दिन के लिए, तो फिर इसका मतलब है कि ही और शी इज़ कोरोना फ्री। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगेन एडवाइजरी है। अब इसलिए अब जो नेगेटिव टेस्ट करने होते थे जस्ट टू फाइंड आउट कि अब पेशेंट्स नेगेटिव हैं या नहीं, वो भी टेस्ट कम हो गए। तो इस वजह से मेरा ख्याल है ये कोई किसी साजिश के तहत नहीं हो रहा, नंबर ऑफ टेस्ट वैसे ही कम हो रहे हैं फॉर अ सिंपल रीज़न कि सिम्टोमेटिक पेशेंट्स कम हैं। फिर उसके बाद ये कि नेचुरली की जब कम होंगे तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कम होगी। फिर आपने रैंडम सैम्पलिंग का जिक्र किया तो मैं आपको बताती चली जाऊँ कि हमने बिल्कुल रैंडम सैम्पलिंग्स की हैं, और उसी की वजह से अब हमें पता चला है कि 25% से इन्फेक्टिविटी रेट जो है पहले पंजाब में 14 पे आया और अब तकरीबन 10 पे आ गया है। तो मुसलसल इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो हमारी रैंडम सैम्पलिंग की वजह से ही हमारे सामने ये फिगर्स जो आ रही हैं वो शो कर रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्टिविटी रेट भी कम होता चला जा रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि R0 एक हम फिगर होती है जो रिप्रोडक्शन जो होती है ना इसकी वायरस की और स्प्रेड जो है वो इंडिकेट करता है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के और ब्रसल्स यूनिवर्सिटी इन दोनों ने ये कहा है कि R0 जिनका 1 से नीचे हो जाए उसका मतलब है कि वायरस जो है अब नीचे जानी, यानी उसका जो स्पाइक थी, स्पाइक के बाद वो नीचे जानी शुरू हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल हो गया है जहां अब ये फेड आउट करने की तरफ जा रही है वायरस, एज़ कम्पेयर टू अगर हम कहें हमारे हमसाए मुल्क जो हैं, जिस तरह अपना इंडिया है, वहाँ इट इज़ स्टिल एंडेमिक बिकॉज वहाँ 1.4 रेट है एज़ कम्पेयर टू R7। सो आई थिंक एंड वी आर बेटर ऑफ। अगर मैं इसका अफ़गानिस्तान से भी मुकाबला करूँ और बांग्लादेश से, तो हमारे अब अल्हम्दुलिल्लाह जो ये R0 है इसकी फिगर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही हैं। तो दैट इज़ वाई ये टेस्ट जो हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में भी कंपैरेटिवली कम हो रही हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप ही की जवाब से, अगर इजाज़त हो आपकी और मैं उसको उस पर रेस करूं कि ये जो रैंडम टेस्टिंग थी इसको बताया ये गया कि एक बड़ी वे फॉरवर्ड एक स्ट्रेटजी ऐसी है कि आप रैंडम टेस्टिंग जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्फेक्शन रेट किस तरफ जा रहा है और कितनी ये बीमारी फैली है। तो रैंडम टेस्टिंग अगर अभी भी हो रहे हैं पंजाब में तो उसकी वजह से तो टेस्ट फिर नॉर्मली ज़्यादा होने चाहिए तादाद में। और दूसरा, अगर हम एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और आम व्यूअर को थोड़ा सा समझाने के लिए कि वो पेशेंट जिनमें कि कोरोना के सिम्टम्स नहीं होते, कोई अलामात नहीं होती लेकिन उन्हें होता है, अगर उनको हम टेस्ट करना बंद कर दें तो क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि बहुत बड़ी तादाद एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की भी सामने आई हमारे पाकिस्तान में। कहीं भी दुनिया में ये चीज़ एडवाइस नहीं होती कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं आप उनका टेस्ट करें। सारी जगह ये कहा जाता है कि आप सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को टेस्ट करें और उनकी फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। जब आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं उसके अंदर एसिम्टोमेटिक लोग सामने आ जाते हैं। अब आपको मैं बता रही हूँ कि आज के दिन में 900 टेस्ट हमारे पॉजिटिव आए हैं, हालांकि टेस्ट जो हैं वो तकरीबन 8000 के करीब हुए, यानी 7890 अगर टेस्ट हुए हैं तो इसमें से 900 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो हमारे रैंडम टेस्टिंग का भी है,
कुछ जो है हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी है। सो बेसिकली तो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं और पॉजिटिव निकलते हैं वो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स ही पॉजिटिव निकलते हैं, और उसके साथ फिर आप जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं वो वाले, फॉर एग्जांपल एक घर के अंदर एक बंदा सिम्टम के साथ है तो उस घर के 10 फर्दों को जब आप टेस्ट करेंगे तो चांसेस ये हैं कि बगैर सिम्टम के 2-3 लोग निकल आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि हमें ये बताया गया गुज़श्ता महीने असद उमर साहब ने भी, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी, कि जुलाई मिड में या टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई हम अपना पीक देखेंगे और हमारे केसेस जो हैं खुदा न ख्वास्ता 12-13 लाख तक भी जा सकते हैं। आज आप ये कह रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वायरस कम होता जा रहा है, इन्फेक्शन भी कम होता जाएगा और डिक्लाइन शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये कि पीक हमारा शायद कहीं 12-13 मिड जून अगर कहें टू बी सेफ कि मिड जून में गुजर चुका है, अभी आगे ये केसेस नहीं बढ़ेंगे। इवन अगर ईद उल अज़हा में भी सोशल डिस्टेंसिंग और उसका ख्याल जो है ना रखा गया, फिर तो ये चीज़ें ज़ाहिरी बात है इन्फेक्शन रेट हमारा तेज़ी से ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि पीक हमारा पाकिस्तान का गुजर चुका है अब? देखिए जी, मेरी अपनी राय है ये, और आई कैन बी प्रूवन रॉन्ग ऑल्सो। मैंने तो कभी भी 12 लाख का नहीं कहा था और मैं हमेशा ये कहती थी, और आई थैंक गॉड आई वाज प्रूवन रॉन्ग। मैंने कहा था कि प्रॉबेबली हम 30 यानी जब मैंने ये बात कही थी कि 30 जून तक हम शायद 3 लाख प्लस पे चले जाएंगे, हम तब भी 3 लाख प्लस पे नहीं गए थे। अब जाके हमारे थोड़े केसेस जो हैं वो उसके करीब पहुँचे, लेकिन मैं आपको बताती चली जाऊँ कि अल्लाह की बहुत बड़ी हमारे पे मेहरबानी है। उसकी ख़ास मेहरबानी की वजह से ये इस तरह की पीक नहीं आई, और अल्लाह करे कि हमारी इस किस्म की सारी प्रोजेक्शन जो हैं वो गलत साबित हों। दीज आर ऑल साइंटिफिक प्रोजेक्शंस। दुनिया में प्रोजेक्ट किया जाता है एंड आपकी फिगर्स जो हैं वो कुछ और आ जाती हैं, तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब एक सवाल जो आता है बहुत ज़्यादा वो ये है कि जो हमारे मुल्क में भी एक जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद क्योंकि जवान लोगों की थी, उनमें यूजुअली ये वबा जो है वो उतना बुरा असर नहीं करती। अब ईद उल ज़ुहा आ रही है, अब आपको पता कुर्बानी की ईद आ रही है, हमने बहुत ज़्यादा SOPs पे एहतियात करनी है, क्योंकि वजह यह है कि अगर हमने अपने SOPs पे अगर मास्क ना पहने, हाथ ना धोए, सैनिटाइजर्स ना इस्तेमाल किए, सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, तो आपकी दोबारा पीक आ जाएगी। वजह यह है कि दोबारा फैलना शुरू हो जाएगा। ये तो अब वबा जो अगर कम होती है तो आपको पता है रिसर्जेंस भी शुरू हो सकती है दोबारा। बीजिंग के अंदर दोबारा केसेस बढ़े, फिर उन्होंने दोबारा उसको कंट्रोल किया। इसलिए लोगों को बहुत हिफाजत करनी पड़ेगी, बहुत हिफाजती तदाबीरें अख्तियार करनी पड़ेंगी जस्ट टू इंश्योर कि देखें मईशत का पहिया भी चलता रहे, काम खुला भी रहे, और अल्लाह करे कि ये वबा जो है इसको कंट्रोल कर लें। और ये हमारे अपने बस की बात है। अगर हम हर बंदा मास्क पहन ले और कोशिश हम करें कि अपने बुज़ुर्गों को घर से बाहर ना निकालें, बच्चों की तरफ भी एहतियात रखें, तो इंशाल्लाह सिचुएशन इस तरह की डेवलप हो सकती है कि 1 सितंबर तक हम इतनी कंट्रोल कर लेंगे कि हमारे बच्चों के स्कूल भी खुल सकेंगे और बच्चे वापस तालीमी अदारों में जा सकेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। डॉक्टर साहबा, आपकी जितनी एफर्ट्स रही हैं फ्रंट लाइन पे, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, और जितने फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, वो भी इस वक्त उनकी भी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी खबर दी कि पाकिस्तान में कोरोना जो है होपफुली 1 सितंबर तक इतना कम हो जाएंगे केसेस वगैरह कि स्कूल बड़ी आसानी से खुल जाएंगे। लेकिन साथ साथ में उन्होंने ख़बरदार भी किया कि ईद उल अज़हा पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल हमें रखना होगा, वरना एक दफ़ा फिर हम कोरोना खुदा न ख्वास्ता पीक की तरफ बढ़ सकते हैं। आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे नाज़रीन। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम से इजाज़त दीजिए।